मेरी बात ध्यान से सुनो। तो किसी भी इनकम टैक्स वाले को जब किसी से टैक्स लेना रहता है तो सामने वाले का वो सिटीजनशिप को नहीं देखता, वो किसको देखता है? रेसिडेंशियल स्टेटस को देखता है। ठीक है, सिटीजन बनने के लिए आपको उस देश में पैदा होना पड़ेगा या वहां के कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो आप क्या बन जाओगे? सिटीजन। लेकिन हमको सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहां से। हमको मतलब किससे है? रेसिडेंशियल स्टेटस से। और चैप्टर का नाम भी क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस है। ठीक है, आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है, और इससे कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, कंपलसरी यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति का निर्धारण। निवास स्थिति का निर्धारण। और दूसरा पार्ट है, मतलब ये हम इसको किस में ले रहे हैं? पार्ट ए में। और इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, कुल आय की गणना। ठीक है, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति का निर्धारण। और दूसरा पार्ट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल आय की गणना। ठीक है, तो हम अभी पार्ट ए कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट बी उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो पार्ट ए। सर इसको अभी लिखें क्या? नहीं अभी लिखो मत, ये पीडीएफ भेज दूंगा, बाद में लिख लेना। ठीक है, पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति का निर्धारण। अब मैं वापस से अपने पुराने क्वेश्चन में आ रहा हूं, जो मैं गीतांजलि आपसे पूछा था। पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन के अंदर कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, कंपनी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, ये सब आते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इतने सारे लोग पर्सन में आते हैं। तो आप लोगों को जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन करना सिखाऊंगा ना, तो इंडिविजुअल के लिए अलग रूल है, एचयूएफ के लिए अलग रूल है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग रूल है, एओपी के लिए अलग रूल है, कंपनी के लिए अलग रूल है, बीओआई के लिए अलग रूल है। ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना नहीं। मतलब आप लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आपको किसी की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालनी है, तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रूल बनाए गए। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रूल है, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए अलग रूल है, एचयूएफ के लिए अलग, पार्टनरशिप इनके लिए अलग। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन किसके हैं? तो बाकी जो बचता है 1% वो किसका है? बाकी का। मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में 2-4 क्वेश्चन किसके होंगे? इनके, और बाकी सब क्वेश्चन किसके हैं? इंडिविजुअल। मतलब मेहनत अपने को सबसे ज्यादा किसमें कर रही है? इंडिविजुअल में करनी। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देंगे, बाकी भी पढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। क्लियर है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि अब एकदम काम की चीज होने वाली है। तो मैं बात अभी किसकी कर रहा हूं? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। किसकी? इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल मतलब कौन?
लोग, हम लोग, कोई भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। देखो, इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स, ये हमारा इंडिया है, मान लो ये क्या है हमारा इंडिया। इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट का पूरा पावर है। इंडिया के बाहर इंडिया की गवर्नमेंट का पावर है क्या? नहीं। इंडिया के बाहर इंडिया की गवर्नमेंट का पावर होगा क्या? नहीं। उसका कवरेज क्षेत्र होगा इंडिया के अंदर। मान लो कोई आदमी अमेरिका में बैठ के पैसा कमा रहा है और वहीं का आदमी है, तो इंडिया की गवर्नमेंट वाले लोग उनसे टैक्स लेने जाएंगे क्या? नहीं। जो इंडिया में बैठा हुआ आदमी है उससे अमेरिका की गवर्नमेंट आएगी क्या टैक्स लेने? नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ना इंडिया का आदमी से बाहर की गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ना बाहर के लोगों से इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लेगी, अगर वो अपनी अपनी जगह में बैठ के काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर वही आदमी जो अमेरिका में रहता है वो इंडिया आके काम कर रहा है, या यहां रहता है वो कहां जाके काम कर रहा है? अमेरिका में जाके काम कर, तो ऐसे आदमी से टैक्स कौन लेगा? इंडिया की गवर्नमेंट की अमेरिका की गवर्नमेंट? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हमको कौन देता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जिसकी जैसी रेसिडेंशियल स्टेटस होगी गवर्नमेंट भी उससे उस प्रकार का टैक्स लेगी। समझ में आया साईं? जिसकी जैसी रेसिडेंशियल स्टेटस होगी गवर्नमेंट भी उससे उस हिसाब का टैक्स लेगी। मान लो गीतांजलि का बर्थडे है, मान लो गीतांजलि का बर्थडे है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। गीतांजलि का बर्थडे है, गीतांजलि खड़ी है। अब गीतांजलि सबको इनवाइट करी है अपने बर्थडे में, तो इनवाइट कैसे कैसे करिए समझना। सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स लोगों को वो करी होगी, इनवाइट करी होगी। फिर किसको इनवाइट करी होगी? अपने फ्रेंड लोगों को इनवाइट करी होगी। और किसको इनवाइट करी होगी? अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जिनसे थोड़ा बहुत बातचीत होता है। इतने लोगों को इनवाइट करी हुई है। अब गिफ्ट देने की बारी जब आएगी तो हम यहाँ पे गीतांजलि को है ना क्या मान रहे हैं मालूम है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको गिफ्ट लेना है, मतलब जिसको टैक्स लेना है। ठीक है, किसको सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या किसको सबसे ज्यादा गिफ्ट देना पड़ेगा? अरे मतलब जो उसके एकदम रिलेटिव होंगे, जैसे मान लो गीतांजलि की मम्मी है, सबसे महंगा गिफ्ट किनको देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे क्लोज रिलेटिव के कैटेगरी में आती है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा कम गिफ्ट कौन देगा? उसके फ्रेंड्स लोग। फिर उससे थोड़ा सा कम गिफ्ट और कौन देगा? 50-50 का लिफाफा कौन देगा? अड़ोसी पड़ोसी लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब टैक्स किसको ज्यादा देना पड़ेगा? जिसका इंडिया से सबसे गहरा रिलेशन है। जिसका थोड़ा सा कम रिलेशन होगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसका और कम रिलेशन होगा उसको और कम टैक्स देना पड़ेगा, और जिसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है उसको टैक्स देना पड़ेगा नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी इंडिया से सामने वाले की रिलेशन देखते हैं। जिसका जितना गहरा संबंध होगा उसको उतना गहरा टैक्स, उतना भारी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो संबंध है, जो रिलेशन है, इनकम टैक्स वाले रिलेशन को रिलेशन नहीं बोलते, रेसिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इनकम टैक्स वाले रिलेशन को रिलेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब किसकी कितनी गहरी इंडिया से रिलेशनशिप है उसके हिसाब से सामने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखते हुए इनकम टैक्स वालों ने रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। रेसिडेंशियल स्टेटस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2 कैटेगरी में। ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 2। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है मैं इसको 2 बार 3 बार जितने बार बोलोगे रिपीट करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के।
एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। हाँ, ये जो इंडिविजुअल है ये कब रेसिडेंट कहलाएगा और कब नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं, आप लोग को नहीं पता, नहीं पता। ये जो इंडिविजुअल है ये कब रेसिडेंट कहलाएगा और कब नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा मालूम है? बेसिक कंडीशंस दिखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा? आधारभूत शर्त देखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वर्ड मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, इनकम टैक्स में लिखे हुए हैं सब। ठीक है, कोई भी पर्सन दो टाइप का रेसिडेंट हो सकता है, या तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी, निवासी। और नॉन रेसिडेंट मतलब अनिवासी। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप के होते हैं, एक होता है निवासी रेसिडेंट और दूसरा होता है अनिवासी नॉन रेसिडेंट। कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये देखने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन मतलब आधारभूत शर्त। क्या है बेसिक कंडीशन में, क्या लिखा हुआ है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा बेसिक कंडीशन टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है? 2। टोटल बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2। मतलब कुछ कानून, कुछ नियम कानून लिखा हुआ है, वो कानून, वो नियम को पूरा कर देगा तो रेसिडेंट और पूरा नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट। तो टोटल नियम कितने लिखे हुए हैं? 2। 2 बेसिक कंडीशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या होता है बेसिक कंडीशन में। टोटल बेसिक कंडीशन होती है 2। अगर वो इंडिविजुअल पहले नंबर की बेसिक कंडीशन को पूरी कर देता है, अगर वो इंडिविजुअल क्या करता है, फर्स्ट नंबर की जो बेसिक, कुछ लिखा हुआ है अंदर में हम पढ़ेंगे, उसको अगर पूरा कर दिया और सेकंड भी पूरी कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। पहली भी पूरी कर दे रहा है और दूसरी भी पूरी कर दे रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। ठीक है, पहली पूरी कर रहा है लेकिन दूसरी नहीं कर पा रहा है तो भी क्या बनेगा? रेसिडेंट। पहली पूरी कर दे रहा है लेकिन दूसरी नहीं कर पा रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। पहली पूरी नहीं कर रहा है, दूसरी पूरी कर रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। ये इसको हजम करो पहले। ठीक है, और ये जो मैं इतना सा डायग्राम बना के बताया ना, ये 2.5 पेज की थ्योरी लिखी हुई है आपके नोट्स में, बुक्स में। अगर आप लोग इसको समझ लिए मतलब इतना सारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत काम का है। तो चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। रेसिडेंशियल स्टेटस किसी इंडिविजुअल की कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप की होती है? 2। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। जो रेसिडेंट होता है ना और जो नॉन रेसिडेंट होता है, कोई इंडिविजुअल कैसे बन सकता है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक कंडीशन। ठीक है, बेसिक कंडीशन टोटल कितनी होती है? 2, पहली और दूसरी। अगर कोई इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन पूरी करता है, दूसरी भी कर देता है, या फिर पहली करता है दूसरी नहीं करता, या फिर पहली नहीं करता दूसरी कर देता है, तीनों ही केस में वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। और जब एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है मेरी बात? अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा, सर बेसिक कंडीशन मतलब क्या है? चलो अब समझो बेसिक कंडीशन मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूं। अच्छा, अपने बीच में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी दिक्कत होती है? क्योंकि मैं नोट्स दूंगा ना, नोट्स में दोनों हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा, लेकिन समझाते समय ऐसा तो नहीं है कि एकदम मैं हिंदी में ही बोलूं। ऑनलाइन वालों थोड़ा बहुत चलेगा ना?
ऑनलाइन वालों? हाँ सर चलेगा। अफशा, कृतिका, कृतिका तो इंग्लिश वाली है, स्मृति, मेरे को मालूम नहीं ना कौन कौन इंग्लिश वाला है कौन कौन हिंदी वाला है। चलेगा सर। हर्षा, ठीक, चलो, कहीं पे भी अगर दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, बाकी नोट्स जो लिखा हुआ रहेगा उसमें तो सब हिंदी रहेगा, ठीक है। देखो, आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो, बेसिक कंडीशन क्या है? इफ एन इंडिविजुअल, INDL मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, lives in India for at least 182 days during the previous year। पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या है? If an individual lives in India for at least 182 days during the previous year। अब कल की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था, क्या होता है दितेश प्रीवियस ईयर? मैं वो नहीं, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है हमारे सिलेबस के हिसाब से? हाँ, 22-23 हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप कल की क्लास नहीं देखे हो इसलिए पिछला साल बोल रहे हो, ठीक है। सुनो, पहली बेसिक कंडीशन क्या है? इफ एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 182 दिन रह जाता है प्रीवियस ईयर में, तो मतलब पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। मान लो मुकुंद 1 अप्रैल से लेकर, हमारा इस हमारे सिलेबस में हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। तो बताओ मुकुंद, 22-23 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप इंडिया में कितना दिन थे? अब आप वाराणसी गए थे, हरिद्वार गए थे, लेकिन थे तो इंडिया में। तो आप पूरे 365 दिन इंडिया में थे, मतलब मिनिमम 182 दिन थे कि नहीं इंडिया में? तो आप क्या हो? मतलब हम सब लोग जो इंडिया में कंटिन्यू रह रहे हैं, कम से कम 182 दिन अगर कोई रह गया ना, मतलब पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, ये माना जाता है। मान लो कोई अमेरिका का आदमी है, कंटिन्यू 1 अप्रैल से रह रहे 8-9 महीना रह गया, अब काउंट करना 182 दिन अगर हो गया तो वो क्या बन जाएगा? भले वो निवासी कहाँ का है, भले वो नागरिक कहाँ का है, अमेरिका का, लेकिन रेसिडेंट कहाँ का बन गया? इंडिया का। हाँ, इंडिया का हो गया, नहीं इंडिया का रेसिडेंट हो। हाँ, फिर इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा, नहीं अब तू रेसिडेंट, हमको टैक्स चाहिए बोले। समझे मेरी बात को? अगर वो तो सामने वाले आते हैं ना, प्लानिंग करके आते हैं, वीजा वीजा जो मिलता है ना, सब चीज को देख के मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया में कम से कम प्रीवियस ईयर के दौरान, प्रीवियस ईयर का दौरान मतलब 22-23 में कितना दिन रह गया? कम से कम 182 डेज, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। मतलब पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, ये मानेंगे, ठीक है। और ये 182 डेज याद रखना है, भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बेसिक कंडीशन क्या, सुनो। इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 60 days, for at least 60 days, ठीक है। इसके आगे कुछ है लेकिन अभी उसको ध्यान मत देना, ठीक है। If an individual lives in India for at least 60 days during previous year and
फॉर एटलीस्ट 365 days during 4 years just before प्रीवियस ईयर। पहले वाला तो एकदम इजी था कि प्रीवियस ईयर में ही आपको चेक करना है कितना दिन होना चाहिए, 182 दिन। दूसरी वाली कंडीशन एकदम इजी है, अब डायग्राम बना के समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले नंबर की कंडीशन क्या बोलती है, ये मान लो आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, ये मान लो क्या आपका प्रीवियस ईयर है 22-23। तो पहले नंबर की कंडीशन क्या बोलती है कि पूरे प्रीवियस ईयर में कम से कम आपको कितना दिन रहना पड़ेगा, तो पहले नंबर की कंडीशन हो गई। दूसरे नंबर की कंडीशन क्या है, सुनो ध्यान से। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रह जाता है, प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रह जाता है इंडिया में, 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में सब मिला के कम से कम कितने दिन रह जाता है, 365 दिन। हाँ मैं बता रहा हूं, कंप्लीट कर लो फिर रिपीट करूंगा। हाँ ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर आपका क्या है 22-23, ये क्या हो गया 21-22, ये क्या हो गया 20-21, ये क्या हो गया 19-20, और ये क्या हो गया 18-19। तो ये वाला जो साल है वो क्या है प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल है। तो आपको चेक करना है सामने वाले की सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन। आप क्या कर रहे हो, सामने वाले की बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक कर रहे हो, ठीक है। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में कितने दिन रह गया, 60 दिन, ठीक है 60 दिन रहा ना। अब एक काम करो, पिछले 4 साल का हिसाब निकालो उसका। पिछले 4 साल मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 4 साल। तो प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 4 साल कौन कौन से हैं, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। ये 4 साल में सब मिला के अगर वो 365 दिन से ज्यादा रह जाता है, कम से कम 365 दिन रह जाता है, तो मानेंगे कि वो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन भी पूरी कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 365 दिन कैसे देखना है। मान लो यहाँ पे 100 दिन रहा, मान लो यहाँ पे 50 दिन रहा, मान लो यहाँ पे 100 दिन रहा, और मान लो यहाँ पे 150 दिन रहा। तो टोटल मिला के देखोगे तो 365 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। ठीक है, मतलब ऐसा आपको चेक करना है 365 कम से कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में, सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करती है पहली कंडीशन, कि आपको प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना पड़ेगा, 182 दिन, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में तो फोकस करती है, उसके अलावा पिछले 4 साल में भी झांकती है। प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना चाहिए, 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन रहना चाहिए, 365 मिला के, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए भाई, मतलब 60 दिन भी देखना है और 365 दिन घलो देखना है, ठीक है। हाँ, ये अगर पूरा हो गया, ये पूरा नहीं होगा तो नहीं होगा पूरा, दोनों कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इनकम टैक्स पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सबसे अलग सब्जेक्ट है। पढ़ने में और पढ़ाने में सबसे मजा आता है इसको, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो हम वापस से आ जाए अपने बात में। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस हम देख रहे हैं, तो जितने अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं ना, तो सबका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारा सबसे पहला हम देख रहे हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है, ठीक है। किसका रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स वालों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। कितने कैटेगरी में, 2। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनेगा और नॉन रेसिडेंट कब बनेगा, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनेगा या नॉन रेसिडेंट कब बनेगा, अगर वो
पहली और दूसरी दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, या फिर पहली बेसिक कंडीशन पूरी करता है दूसरी नहीं करता, पहली नहीं करता दूसरी कर देता है, तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है, मतलब दोनों बेसिक कंडीशन पूरी करना या कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करना, ऐसा बोल सकता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उस इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज रहना पड़ेगा। ठीक है। और सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर के दौरान उस इंडिविजुअल को इंडिया में एटलीस्ट 62 डेज रहना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों शर्त अगर पूरी कर देता है तो रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो भी रेसिडेंट, और एक भी शर्त पूरी नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, अभी करवा रहा हूं। क्या है इसमें, अभी हम जो पढ़े ना, ये अभी मान के चलो 50% ही हुआ है, 50% रूल अभी और बताना है, इसी का खत्म नहीं हुआ है। तो मैं एक साथ अगर सब डाल दूं ना तो नहीं समझ में आएगा। तो अभी तक मैंने जितना रूल कराया ना उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करें। ठीक, चलो। मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ अमेरिका। मिस्टर ए जो है सिटीजन कहां का है, अमेरिका का। comes to India on 1st of April 2022। मतलब मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, वो इंडिया में कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2022 को आया है। ठीक है। एंड वेंट बैक टू अमेरिका ऑन 31st of August 2022। वापस कब चला गया, 31 अगस्त। एंड नेवर केम बैक टू इंडिया अप टू 31st of March 2023। कैलकुलेट नहीं आएगा, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। बताओ इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। मिस्टर ए नाम का एक अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडिया आया, कब आया, 1 अप्रैल 2022 को, और वापस कब चला गया, 31 अगस्त 2022 को। ठीक है, 22 लिखा है ना, और 31 मार्च 2023 तक वो वापस कभी नहीं आया। ठीक है। तो बताओ इस आदमी की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। हाँ हाँ, अभी अपन इतनी बात करते, फिर पहले का और बता रहा हूं। चलो, तो आप लोगों को पहले देखना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इधर तो था नहीं। अप्रैल में कितना दिन था, 30। मई में कितना दिन था, 31। जून में कितना था, 30। जुलाई में कितना था, 31। अगस्त में कितना था, 31। सितंबर में रहा क्या, नहीं। अक्टूबर मार्च तक नहीं रहा। तो सबको टोटल लगाओ तो कितना होता है, 153 डेज वो कहां रहा, इंडिया में। तो बताओ पहले नंबर की कंडीशन पूरी हुई क्या, नहीं हुई। दूसरे नंबर की कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके लिए आपको पिछले 4 साल का डेटा देखना पड़ेगा। तो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, मान लो इसके पहले एक यहां पे एक वर्ड जोड़ रहा हूं, मिस्टर कम्स। ठीक है। मिस्टर ए जो है पहली बार इंडिया आया 1 अप्रैल, तो मतलब इसके पहले कभी आया था क्या, नहीं आया। तो अब वो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया। क्लियर है। अगर यहां पे मैं 1 अगस्त को काट के 31 अगस्त को काट के 31 दिसंबर कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, हाँ
पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अभी जो मैं रूल बताया हूं ना, 50% रूल हुआ है, 50% बचा है। हाँ ठीक है। अभी जो साई पूछ रहा था ना सर डैश डैश क्या कियो, उसके लिए रूल बचा है। और अभी आगे और इसकी पूछी निकलने वाली है, देखना। यहां तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आप लोग ऑनलाइन वालों? अक्षा, हर्षा, कृतिका, दीपांश, स्मृति, ठीक, आगे बढ़े। और ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपकी कॉपी में छप जाना चाहिए भाई, ठीक है। मेरे पास प्रिंटेड पीडीएफ भी है पढ़ाने के लिए, मैंने ऑलरेडी मेहनत करके रखा हुआ आप लोगों के लिए, पूरा नोट्स टाइप्ड है, ठीक है। मैं वो भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं देने के पीछे रीजन क्या मालूम है? मैं देखा पिछले कुछ क्लासों में कि जो मैं लिखवा के बता रहा हूं ना रूल, वो बच्चे को ज्यादा मेमोराइज हो रहे हैं, और जो लिखा हुआ दे रहा हूं ना पहले से, भले इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन समझ में ज्यादा आ रहा है। तो मैं इसको प्रीफर कर रहा हूं, भले दो 4-5 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और प्रिंटेड भी दे दूंगा आपको जो ठीक लगे। प्रिंटेड देने के पीछे रीजन क्या मालूम है? ये रूल मैं लिखवाऊंगा ना तो आपके कॉपी के 4-5 पेज घेर लेगा, और मेरा जो प्रिंटेड पीडीएफ है वो इतना छोटा कंपाइल्ड एक ही पेज में आ जाता है पूरा। तो एग्जाम टाइम में जब आप लोग प्रिपेयर करोगे ना, तो जल्दी से पन्ना पलटाने में टाइम खराब होता है, तो सामने दिख जाता है वो रीजन है देने का, ठीक है। तो वो दे दूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ोगे इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब जो इंसान, जो इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो क्या होगा, और जो नॉन रेसिडेंट बन गया तो क्या होगा? अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट बन गया तो बल्ले बल्ले, आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आगे कुछ नहीं करना है, मतलब आपका काम वही खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो आगे फर्दर रेसिडेंट के और 2 टाइप्स होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है, तो रेसिडेंट के भी फर्दर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप। पहला टाइप होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसको बोलते हैं साधारण निवासी, और इसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी नहीं है ना, ऑर्डिनरीली, यही वर्ड है, ऑर्डिनरीली। चमकीली वाला गाना सुने हो हनी सिंह का, वैसे ऑर्डिनरीली। और असाधारण, ठीक है। मतलब नॉन रेसिडेंट के आगे और कोई टाइप्स नहीं होते। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पता चल गया आदमी नॉन रेसिडेंट, खुश हो जाना वहीं पे, ठीक है। लेकिन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के और 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। जैसे आपको पता करना था रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो उसके लिए क्या देखते थे आप? बेसिक कंडीशन देखते थे। क्या देखते थे? बेसिक कंडीशन। लेकिन अगर कोई इंसान रेसिडेंट तो बन गया, अब आपको देखना है ऑर्डिनरीली है कि नॉन ऑर्डिनरीली है, तो उसके लिए क्या देखोगे? एडिशनल कंडीशन। क्या देखोगे? इसको बोलते हैं अतिरिक्त शर्त। इसके अलावा 2 शर्त और है, कौन सी? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है पीयूष? 2। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। जैसे बेसिक कंडीशन 2 थी ना, वैसे एडिशनल कंडीशन भी 2 होती है। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी को ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना है
अगर किसी को क्या बनना है तो उसको पहली वाली और दूसरी वाली एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर उसको क्या बनना है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना है, तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को पूरी करना पड़ेगा। अगर वो पहली पूरी नहीं करता, दूसरी पूरी कर देता है, पहली पूरी कर देता है दूसरी नहीं करता, या एक भी पूरी नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली बन जाएगा, उल्टा। तो देखो रूल थोड़ा और एक्सटेंड हो गया। अब आप लोगों को ये समझ में आया कि भाई एडिशनल कंडीशन दो होती है, क्या होती है अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना है तो पहली और दूसरी दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और अगर नॉन ऑर्डिनरीली बनना है तो पहली छोड़ो दूसरी पूरी, पहली पूरी दूसरी छोड़ो, या फिर एक भी मत करो, तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली। ठीक है, ये जो मैं रूल बता रहा हूं ना भाई, ये 2.5 से 3 पेज की थ्योरी लिखी हुई है। थ्योरी को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता, लेकिन डायग्राम देखोगे तो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, चलो एडिशनल कंडीशन क्या होती है, दर्शना कोई डाउट? देखो डाउट दो कंडीशन में, या तो आपको सब समझ में आ रहा है, या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डाउट है? हाँ, अपन अभी थोड़ी देर पहले गीतांजलि का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, तो उसमें जो एकदम क्लोज रिलेटिव गीतांजलि की मम्मी को बनाए थे, तो गीतांजलि की मम्मी क्या है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब एकदम इंडिया से क्लोज्ड रिलेटिव। गीतांजलि के फ्रेंड्स नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, गीतांजलि के पड़ोसी नॉन रेसिडेंट, और जिन लोग गीतांजलि को, जिसने गीतांजलि ने जिनको इनवाइट ही नहीं किया, जो बर्थडे में आए ही नहीं है, उनका पिक्चर में कोई रोल ही नहीं है, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब हाँ, नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा। हाँ भाई, मैं 3 कैटेगरी बनाया आपके जान पहचान वाले की, एक एकदम क्लोज्ड रिलेटिव, एक फ्रेंड्स, और दूसरा अड़ोसी पड़ोसी, जिसको आपने बर्थडे में इनवाइट किया है। मैं ऐसे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसको आपने इनवाइट ही नहीं किया, उसका ना वो आपके यहाँ के खा के जाएगा, ना आपके यहाँ गिफ्ट दे के जाएगा। मैं ऐसे 3 लोगों की बात किया हूं जिसको आपने इनवाइट किया है। तो आपके इंडिया में आके, मतलब हमारे इंडिया में आके, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी पैसा कमा रहा है, नॉन रेसिडेंट भी पैसा कमा रहा है, सॉरी नॉन ऑर्डिनरीली भी कमा रहा है, और नॉन रेसिडेंट भी कमा रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है क्योंकि सबसे क्लोज्ड रिलेटिव है, इससे थोड़ा कम लिया जाता है, और इससे और कम लिया जाता है, और जिनसे लिया ही नहीं जाता उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। नॉन रेसिडेंट से भी टैक्स लिया जाता है। हाँ, आप 10 साल हो गए इंडिया छोड़ के चले गए, 10 साल से इंडिया में नहीं हो, लेकिन एक ठो मकान है आपका इंडिया में, किराए में दे के रखे हो, आप पैसा कमा रहे हो इंडिया से, फिर तो आपकी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा तो क्या आएगा, नॉन रेसिडेंट। लेकिन भैया आप कमा तो रहे हो ना इंडिया से, किराया तो यहाँ से जा रहा है आपके पास, इस केस में नॉन रेसिडेंट। अब ऐसा आदमी जो उसका ना इंडिया में कोई लेना देना है, ना कभी इंडिया आया, ना कभी कुछ हुआ, ना कोई एसेट है, ना इंडिया से पैसा कमा रहा है, ऐसे आदमी की तो हम बात भी नहीं कर रहे, उससे हमको टैक्स लेना ही नहीं है, तो हम उसकी बात क्यों करें, है ना? आ रही बात समझ में? मतलब गीतांजलि ने जिसको इनवाइट ही नहीं किया है, और ना उसके बर्थडे में आने वाला है कोई, तो गीतांजलि उनसे गिफ्ट के बारे में कुछ सोचेगी क्या? नहीं, जो आए हैं उनके बारे में ही सोचेगी ना। ठीक है, क्या बोल रही है, बकवास कर रही है सर? तो हाँ नहीं, तो उसमें भी कंडीशन है, सही बोल रही है वो। आते हैं उन लोग भी टैक्स, उन लोग भी गिफ्ट नहीं देते ना, तो इनकम टैक्स वाला भी सबसे पैसा नहीं लेता। जिसकी बेचारे की इनकम कम है वो आपको देगा गिफ्ट, मतलब टैक्स देगा? नहीं देगा। जिसकी इनकम ज्यादा है वो देगा।
ठीक है, तो इनकम टैक्स वाला भी एक लिमिट बना के रखा है, जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसे टैक्स नहीं लेता। अब आप मुकुंद रेसिडेंट हो, मैं कैलकुलेट कर डाला, हो रेसिडेंट, आप भी हो, मैं भी हूं, आप भी हो, सब है, लेकिन अपन पैसा कमा रहे क्या? नहीं कमा रहे। ठीक है, तो आपसे टैक्स लेने आता है कि इनकम टैक्स वाला? नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा रेसिडेंट है और कमा भी रहा है तो गवर्नमेंट उसी से टैक्स लेगी। समझ में आई बात? तो रिलेशन होना जरूरी नहीं है, कमाना भी जरूरी है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? अफशा, हर्षा, कृतिका, दीपांश, स्मृति? यस सर। यस सर। दर्शना बोल रही है स्मृति आ नहीं रही है, तो क्लास सुनी सुनी लग रही है। हाँ चलो आगे बढ़े। चलो क्या हो गया? एडिशनल कंडीशन, ध्यान से सुनना भाई, सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन कंफ्यूज करेगी। ठीक है, दिल थाम के बैठिए भाइयों बहनों, एडिशनल कंडीशन आने वाली है। इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 730 days during 7 years just before previous year। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं हो रही है ना, प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों के दौरान कम से कम कितना दिन रहा है इंडिया में? 730 दिन रहा है। 2 साल बोल रहे हो मतलब गलत बोल रहे हो। हाँ 2 साल में 730 दिन होता है, लेकिन 7 साल में चेक करना है 720 दिन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस ईयर अभी क्या है? 22-23। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मतलब 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14। ठीक है, मतलब हमारा जो इंडिविजुअल है 2014 के अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2022 तक, सॉरी। ठीक है, वो कम से कम, मैं गलत लिख दो ईयर, एक मिनट, ईयर सुधारने दो ना, ईयर सुधारने दो। ये होगा 22, ये होगा 21, ये होगा कितना 20, ये 19 18 17 16 और 15। ईयर गलत लिखा गया था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल। अगर इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम इंडिया में कितना दिन रह के गया है? 730 दिन। यहां 50 दिन रह गया, यहां 200 दिन रह के गया, यहां 100 दिन रह के गया, यहाँ पे 30 दिन रहा, यहाँ पे रहा ही नहीं, यहाँ पे फिर 100 दिन रहा, यहाँ पे 300 दिन रहा, ऐसे करके टोटल मिला के कितना दिन होना चाहिए? 730 दिन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तो पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या हो जाएगी? पूरी हो गई, ऐसा मान लेंगे। क्लियर है? तो आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बकायदा है ना, डिटेल दिया रहेगा आप लोगों को कि इस डेट को इंडिया आया, इस डेट को इंडिया से बाहर गया, सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एडिशनल कंडीशन पहला क्या है? इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 730 days during 7 years just before previous year in India। मतलब भारत में प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा होगा, तो पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई, मानेंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर का लिख रहा हूं, इसका जवाब अगर मेरे को कोई दे दिया तो उसको अभी खड़े में 101 रुपए इनाम। ठीक है,
अरे मतलब तुरंत, अकाउंटिंग लैंग्वेज है भाई। चलो, इफ 101 रुपए, इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट फॉर at least 2 years during 10 years just before previous year. If an individual is resident for at least 2 years during 10 years just before previous year, यदि वो व्यक्ति प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में किसी भी 2 साल में वो क्या है, रेसिडेंट है, तो हाँ, तो वो आप समझो कि क्या लिखा। मैं तो समझाऊंगा लेकिन आप बताओ। हाँ साईं बताओ। कंडीशन फुलफिल होगा उसमें वही तो ऐसा 2 साल 10 साल के अंदर रहना ही है। मुनीश, क्वेश्चन ये कि ये कंडीशन से आप क्या समझते हो, आप बता सकते हो। कृतिका, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, कृतिका क्या बोल रही, सुनने दो। 10 साल में 2 साल, एक बार थोड़ा सा अच्छे से बोल के बताओ ना। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी 2 साल में वो अगर 182 डेज रह लेगा तो 182 डेज मतलब जैसे उसकी वो जैसे बेसिक कंडीशन में कहा था ना अपन ने हाँ कि वो 182 डेज रह लिए फर्स्ट कंडीशन में वो रेसिडेंट हो जाएगा। हाँ, तो अगर इसमें भी वही अगर अप्लाई करे तो 2 साल में अगर 182 डेज रह गया तो ठीक है, मैं आपका आंसर सुन लिया हूँ, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा सही बताया कि नहीं, ठीक है। चलो निर्भय आप बताओ। इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट, नहीं चेक करना है ना। इससे क्या समझ रहे हो पूछ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ बताओ, चलो आप बता दो। हाँ हाँ हाँ, नहीं कंटिन्यूसली नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट एनी बोल सकते, एनी 2 years, ठीक है। आप बोल के बताओ मुकुंद। क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए इंडिया में? आप बोलो दितेश, आप यही बोल रहे हैं। आप प्राची, चलो दर्शना आप बताओ। हाँ पीयूष, हाँ अफशा, तो सेम कृतिका जैसा बोली वही सोची थी मैं। कृतिका जो बोली वही आप भी सोचे। हर्षा, सर प्रीवियस ईयर की 10 ईयर पहले का जो 2 साल है। दीपांश, अच्छा नहीं समझ आया। स्मृति, सर प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल में जो पहले वाली जो एक दो कंडीशन थी वो 182 डेज वाली
हाँ और सेकेंड वाला था वो दोनों में से जो भी मतलब वो पूरा करेगा उसके बाद तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ तो उसमें से वो 10 साल में से 2 साल जब वो यहाँ रहेगा मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के हाँ। तो शायद तो देखो, अब सही जवाब है ना कृतिका का था, ठीक है, जो वो बोली करेक्ट बोली। सुनो, पहले नंबर की कंडीशन देखो बेसिक, दूसरे नंबर की कंडीशन देखो बेसिक, और पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन देखो, तीनों जगह नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड नंबर सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन में नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, लेकिन इस वर्ड को ध्यान दो, रेसिडेंट वर्ड को ध्यान दो। कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है? कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है? ये जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई दोनों या फिर कोई एक कंडीशन पूरी कर लेता है, यही बात है ना। कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है? 365 दिन रह के नहीं बनता। कोई भी बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक या दोनों पूरी कर लेता है तो बनता है। तो अपने को सेकंड नंबर की सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी कराने के लिए प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में वापस से बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, जैसा कृतिका बोल रही थी। देखो, प्रीवियस ईयर है आपका, ठीक है। पीयूष कूलर बंद कर दो ना भाई, वो हो जाएगा, बोल दिया हूं, हो जाएगा, हट जाएगा। सुनो, इसको बंद कर दो ना। सुनो मेरी बात, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, 10 साल, ठीक है। 10 साल में प्रीवियस ईयर का पहले, जस्ट पहले वाला साल कौन सा है? 21-22, ठीक है। आप इस साल में चेक करो कि सामने वाला रेसिडेंट था कि नहीं था। मतलब आप प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल को चेक कर रहे हो ना, तो अब आप क्या करो, 21-22 में चेक करो कि वो रेसिडेंट था कि नहीं था। मतलब अब इसको प्रीवियस ईयर मान के चेक करो कि वो इस साल में रेसिडेंट था कि नहीं था। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा इस साल में 182 दिन रहा कि नहीं, इस साल में 60 डेज और 365 डेज वाला पूरा कर रहा है कि नहीं। आई मेरी बात समझ में? मतलब आपको प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में चेक करना है, बेसिक कंडीशन चेक करवाना है कि वो रेसिडेंट आ रहा है कि नहीं आया अभी भी समझ में? मतलब 21-22 में कोई भी पर्सन रेसिडेंट है कि नहीं है, वो कैसे चेक करोगे मुकुंद? बेसिक कंडीशन देखोगे। बेसिक कंडीशन पहली पूरी हो रही है कि नहीं देखोगे, या दूसरी पूरी हो रही है कि नहीं देखोगे। तो पहली कंडीशन में क्या बात लिखी हुई है? 182 डेज वाली। दूसरी कंडीशन में क्या लिखी हुई बात? 60 + 3 65। तो वो इस साल को बेस लेके चेक करना। इस साल में वो बात पूरी हो गई, मतलब इस साल में क्या बन गया? वो रेसिडेंट। अब आप पीछे खसक के एक साल और आ जाओ। अब बात कौन सी आ रही है? 20-21। अब आप ये चेक करो 20-21 में वो रेसिडेंट था कि नहीं था। अब 20-21 में रेसिडेंट था कि नहीं था, तो इस साल में वापस से बेसिक कंडीशन चेक करो। बेसिक कंडीशन पहली पूरी होगी कब? जब वो 20-21 में कितना दिन रहा होगा। फिर सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी करके दो, तो 360 और 365 और 60 इस साल में। 10 साल तक चेक नहीं करना है, वो तो कम से कम कितना मांग रहे हैं आपसे। तो आप कोई भी 2 साल में अगर आपको मिल गया तो बाकी का हार्ट चेक करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो इसमें गैप हो गया, इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप इसके पीछे जाओ। इसमें नहीं मिल रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं, एनी 2 ईयर, कोई भी 2 साल में मिल गया ना, आपकी गाड़ी वहीं रोक देना। हरी बस। हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल में अगर वो रेसिडेंट बन जाता है बेसिक कंडीशन चेक करके, तो ये माना जाएगा कि उसकी एडिशनल कंडीशन दूसरी नंबर की पूरी हो गई। तो जब किसी भी पर्सन की, जब एक इंडिविजुअल की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है, तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर कोई एक पूरी कर रहा है और दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर दोनों नहीं कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो ये है भाई कहानी रेसिडेंशियल स्टेटस की इंडिविजुअल की, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। और
ऐसे कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, इजी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो करके अटपटा लग रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रूल और है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, ओवरडोज। हाँ, नहीं देखो, छोटे से चीज के लिए अब क्लास को अपन वो नहीं करेंगे, आज खत्म ही कर देंगे इंडिविजुअल का, कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, 5 मिनट का बस और रूल बचा है। सुनो, अब आप लोग सुनो, सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन को देखो ध्यान से। सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन, अच्छा सबसे पहले कृतिका को अभी थोड़ी देर में फोन पे चले जाएगा 101 रुपए का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले करेक्ट आंसर उसी ने दिया। ठीक है, उसके आंसर देने के कारण बहुत सारे लोगों को आइडिया मिला, तो अब वो कृतिका के ऊपर डिपेंड करता है, 3 लोग दिए तो 33-33 रुपए बांट लेना, 34 रुपया कृतिका रख लेगी, बाकी 33-33 दूसरे को दे देना। हाँ चलो, तो चलो, if an individual lives in India for at least 60 days during the previous year and for 365 days during 4 years just before previous year, मतलब आपको सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में प्रीवियस ईयर के दौरान कितना दिन देखना है, 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन देखना है, 365 दिन। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे प्रीवियस ईयर में 60 के बदले यहां पर भी कितना दिन देखना पड़ेगा, 182 डेज देखना। मतलब अब आपकी कंडीशन रिप्लेस कर दो इससे, अब वापस पढ़ो पूरा क्या लिखा है। अगर वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहता है, 182 डेज, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन रहता है, 360, मतलब एक नई कंडीशन बन गई कि नहीं, बताओ। तो कब सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन देखना रहता है और कब 182 दिन देखना रहता है, उसका जवाब नॉर्मली हमको 60 दिन ही देखना रहता है। नॉर्मली हम सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में कितना दिन देखते हैं, 60। 365 तो देखना ही देखना है हर बार, लेकिन नॉर्मली हम कितना दिन देखते हैं, 60 दिन। लेकिन ऐसी 3 सिचुएशन है जहां पर हमको 60 के बदले कितना दिन देखना पड़ेगा, 182 डेज। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, व्हेन वी हैव टू कंसीडर 182 days instead of 60 days in basic condition number 2। कब हमें दूसरे नंबर की आधारभूत शर्त में 182 दिन, 60 के बदले 182 दिन लिखना है। सेकेंड नंबर की ठीक है, कब हमें सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 डेज नहीं देखना है, कितना दिन देखना है, 182 डेज देखना है। तो ध्यान से सुनना भाई, पहली कंडीशन, व्हेन when individual is a crew member, मतलब जब
वह व्यक्ति जहाज का जब वह व्यक्ति कहाँ का सदस्य है, जहाज, और जहाज मतलब पानी का जहाज, ठीक है। मतलब जिन लोग पानी के जहाज में काम करते हैं ना, तो समझना उन लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने के लिए कभी उस देश में कभी इस देश में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा रियायत दिया गया है, रियायत नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को ले रूल ये बनाया गया कि भाई आपके केस में हम सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हम 60 दिन नहीं देखेंगे, 182 दिन देखेंगे। बाकी सारे रूल सेम है, बस वहां 60 के बदले काट के हम कितना दिन कर देंगे, 182। कब? जब वो आदमी क्या होगा, जहाज का सदस्य होगा, मेंबर ऑफ क्रू होगा, ठीक है। दूसरा, हाँ, when individual is leaving India, when individual is leaving India, when individual leaving India during previous year for employment purpose, ठीक है। जब वह व्यक्ति रोजगार के लिए गत वर्ष में भारत छोड़कर जब वो इंडिविजुअल है ना, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कहाँ जा रहा है, प्रीवियस ईयर में भारत छोड़ के जा रहा है। प्रीवियस ईयर में मतलब उसकी नौकरी लग गई, या वो कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई वो फिल्म एक्टर है तो जाके वहाँ शूटिंग करने जा रहा है, मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो ऐसे लोगों के केस में हम 60 दिन नहीं देखेंगे सेकेंड बेसिक कंडीशन में, कितना दिन देखेंगे, 182 डेज। मतलब एक तो क्वेश्चन आएगा अमिताभ बच्चन वाला, आपके बुक में क्वेश्चन है अमिताभ बच्चन वाला, उसमें लिखा रहेगा अमिताभ बच्चन जो है ना फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गया, वहां उसकी तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत खराब होने के कारण उसको थोड़े दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उस केस में वो इस दिन गया था, इस दिन वापस आया, तो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके बताओ। अब अमिताभ बच्चन विदेश गया क्यों था, फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग मतलब उसका एक एम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 में कितना दिन देखा जाएगा, 180। घूमने फिरने के लिए जा रहा है तो नहीं देखना है, काम धंधे के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो 182 डेज देखना है, 60 डेज नहीं देखना है, ठीक है। अब तीसरा, कुछ लोग मालूम है इंडिया में रहते थे पहले। तीसरे नंबर का केस क्या है, सुनो ध्यान से। तीसरे नंबर का केस क्या है, कुछ लोग पहले इंडिया में रहते थे, अब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन कभी कभी इंडिया का समोसा वमोसा याद आ जाते, खाने के लिए आ जाते। अरे मैं इंडिया की याद आ गई, या अपने रिलेटिव लोगों से मिलने आ जाते। तो ऐसे लोग जो इंडिया के थे पहले लेकिन इंडिया में अब नहीं रहते, तो इंडिया बीच बीच में आते रहते हैं विजिट पर्पस के लिए। किस लिए, विजिट पर्पस के लिए। किस लिए आते हैं, विजिट पर्पस। तो ऐसे लोगों के केस में 60 दिन नहीं देखा जाएगा, कितना दिन देखा जाएगा, 182 डेज। लेकिन जो आ रहा है वो इंडिया का ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंडियन, भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। वो बाहरी मूल का व्यक्ति होगा तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है वो रूल। किसके लिए है, इंडियन ओरिजिन का। बस ये लास्ट रूल है ना जो बता रहा हूं मैं। क्या बोला,
ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, वो कुछ साल पहले इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, अब बाहर बस गए हैं रहने के लिए, वो बीच बीच में विजिट के लिए आते रहते। तो प्रीवियस ईयर हमारा आया 22-23, तो उसमें भी एक आध बार आ गया होगा, एक आध चक्कर। तो जब वो इंडिया आ रहा है विजिट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, विजिट करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए 60 दिन नहीं देखा जाएगा, कितना दिन देखा जाएगा, 182 डेज देखा जाएगा। ठीक है। अब जो पर्सन आ रहा है ना, वो कैसा पर्सन होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब या तो वो खुद, या तो उसके बाप मतलब पेरेंट्स, या फिर उसके दादा परदादा लोग कहां पैदा हुए होंगे, इंडिया। और इंडिया मतलब कैसा इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। कैसा इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि उसके दादा लाहौर में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे, लाहौर में। तो लाहौर बिफोर पार्टीशन कहां का हिस्सा था, तो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति बोला जाए। ठीक है, समझ में आई बात। तो वो बस लिखवाना है मेरे को। आओ आराम से देखना 2-3-4 बार। इफ एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to India during previous year for only यदि वह व्यक्ति, यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय, ठीक है, हाँ भारतीय। मैं क्या है, हिंदी मीडियम का नहीं हूं ना, तो मेरी हिंदी लिखने आती है, समझ में भी सब आता है, लेकिन हाथ मेरा घूमता नहीं, तो मैं क्या करूं। शुरू से प्रैक्टिस इंग्लिश लिखने की रही है, लेकिन हाँ हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को समझ में सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण अब इसका नट वैसी बन गया। हाँ, भारतीय मूल व्यक्ति, व्यक्ति हो गया ना, यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष के दौरान यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष के दौरान भारत में भ्रमण करने का है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ऐसी है, ये 3 कंडीशन ऐसी है जहां पर अगर ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन क्वेश्चन में दिख गई, मतलब आपको सेकंड नंबर के बेसिक कंडीशन में कितना दिन मानना है, 180 डेज। अगर ये 3 के अलावा कुछ भी रहा तो 60 दिन ही लेके चलना है। क्लियर है, क्वेश्चन में रहेगा कि वो भारत में आया है या सब लिखा रहेगा, सब अपने को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये देखो रूल दिख रहा है पूरा आप लोगों को। ये अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा, कल एक बार इसको वापस से रिवाइज करूंगा, फिर अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर का पार्ट ए फिर अपना क्या हो जाएगा, नहीं होगा कंप्लीट, अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल हुआ है, इंडिविजुअल हुआ है। आपको पार्टनरशिप, फर्म, एचयूएफ इनका बचा है। ये कम से कम, हाँ बाकी का जो बोलो ना 99% इंडिविजुअल है, 1% क्या है बाकी की चीज। तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक ही क्वेश्चन है, 3 से 4 क्लास लगेगी ये टॉपिक पार्ट ए खत्म करने में। पार्ट ए कंप्लीट करने में 3 से 4 क्लास लगेगी। हाँ, आज कौन सी तारीख है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।